अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ युद्ध का सवाल नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और गठबंधनों की परीक्षा बन चुका है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान लगातार सुर्खियों में हैं। कभी जीत का वो दावा करते हैं, कभी चेतावनी देते हैं और कभी बातचीत के संकेत देते हैं। बदलती रणनीति और सख्त शब्दों के बीच दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस संघर्ष की दिशा क्या होगी। Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability. Congratulations. War is war. पिछले एक महीने से दुनिया एक ऐसा युद्ध देख रही है जिसकी दिशा सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान तय कर रहे हैं। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. डोनाल्ड ट्रंप कभी युद्ध की समय सीमा बताते हैं। 1 month since the United States military began Operation Epic Fury. कभी युद्ध में जीत का दावा करते हैं। In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं। We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group. And we can easily do that, but 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन रोजाना बदलते बयानों ने अमेरिका ही नहीं दुनिया को मुश्किल में डाल दिया था। पिछले 30-35 दिनों में अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान सामने आए हैं, उनके बाद ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि गुरुवार की सुबह जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के नाम संबोधन के लिए सामने आए तो करीब 19 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर ही दिया। मगर अब उनके इस भाषण के 2 अर्थ लगाए जा रहे हैं। पहला, इस बात को लेकर कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में उलझ गए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि ट्रंप एक चेतावनी और संकेत दे रहे थे अगले महायुद्ध का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार जो इस लड़ाई के सिलसिले में शुरुआत करी है अमेरिका और उसको इमिनेंट थ्रेट को बोल के, जो कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ईरान से कोई थ्रेट थी, और ये उस वक्त किया जिस वक्त दोनों के बीच में बातचीत चल रही है ओमान के अंदर। ओमान उसको जो है बता रहा है कि एग्रीमेंट हो गया है न्यूक्लियर उसके ऊपर में। ईरान पहली बार सबसे ज़्यादा कंसेशंस देने को तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे हो रहा है तो तुरंत जैसे जून में हुआ था नेगोशिएशंस के बाद, इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर में सप्लाई चेन्स जो हैं, ऑयल एनर्जी सप्लाईज हैं, ट्रेड की है, इंश्योरेंस है, सारी जगह एक तरह की समस्या खड़ी हो गई है आकर के। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी एक तरह से मैं कहूँगा फॉल्स क्लेम्स की वजह से की गई। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी है, वो ये कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर उतना जोरदार हमला करेगा कि उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा, यानी मानव इतिहास के उस दौर में ईरान को पहुंचा देगा जब इंसान अपने हर छोटे बड़े काम के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। यानी ट्रंप साफ साफ ये कहना चाहते हैं ईरान को टेक्नोलॉजी के दौर से इतना पीछे कर देंगे कि ना उसकी मिसाइलें बचेंगी, ना उसके ड्रोन और ना ही परमाणु हथियारों के बारे में वो सोच पाएगा। we're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. जिस मोड़ पर ये युद्ध है, जानकार कहते हैं कि अगर ट्रंप ईरान युद्ध को इस मोड़ पर खत्म कर देते हैं तो ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान को तगड़ा झटका पहुंचा देगा। ट्रंप ने चुनाव से पहले दुनिया के नक्शे पर अमेरिकी दादागिरी को फिर से स्थापित करने के लिए
MAGA और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारे दिए थे। Make America strong again. We will make America proud again. We'll make America great again. ऐसे ही नारों की वजह से ट्रंप को तगड़ा जन समर्थन भी मिला था। ट्रंप अमेरिका के ब्रांड को हर कीमत पर कायम रखना चाहते हैं, इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि फिलहाल अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अब ये सिर्फ ईरान इजराइल युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक छवि का सवाल है। दुनिया परेशान ही नहीं, हर एक आदमी सफ़र कर रहा है। और दुनिया ही क्या, अमेरिका में खुद सफरिंग हो रही है। वहाँ पर ऑलरेडी ऑयल और गैस के दाम जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो एक मागा कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी खुद उनको सपोर्ट करती है, वो युद्ध के खिलाफ थी और वो हमेशा सोचती थी कि ट्रंप युद्ध में नहीं जाएंगे, तो वो हो रहा है। दूसरा चीज़, ये गल्फ़ कंट्रीज़ बेचारे जो सोचते थे कि अमेरिका की सिक्योरिटी हमारे पास है या हम पर अटैक नहीं होगा, आज उनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो रहा है। दूसरी चीज़, अमेरिका जो सबसे दुनिया का सबसे इंडेप्टेड कंट्री है, जिसके ऊपर ऋण सबसे ज़्यादा हैं, वो कंट्री आज की डेट में आप सोचिए कि रोज़ 1.5-2 बिलियन डॉलर का उनका खर्चा है इस वार के ऊपर में, जिस वार का कोई अंत नज़र नहीं आता, जिस वार में आपको कोई सक्सेस नज़र नहीं आती, सिर्फ डिस्ट्रक्शन नज़र आता है। हालांकि ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के बीच ट्रंप को जो उम्मीद थी, नाटो देशों से वहां से झटका लगा है। ट्रंप सोच रहे थे आज नहीं तो कल नाटो देश भी उसके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन कुछ देशों ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका की लड़ाई है, नाटो की नहीं। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक नया टकराव। डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों की हिचकिचाहट पर खुलकर नाराजगी जताई और नाटो देशों को कमजोर और कायर तक बता दिया। And I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. स्पेन ने दो टूक कह दिया कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ है। फ्रांस ने कहा कि वो जंग का समर्थन नहीं करता। जर्मनी ने कहा ये गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन ने कहा ये जंग उनकी नहीं है। इटली ने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने से मना कर दिया। हंगरी ने सैन्य मदद से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में साथ चाहते थे, लेकिन जब सहयोगियों ने इनकार कर दिया तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि अपना जहाज हॉर्मुज से खुद निकालें। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, ट्रंप को यह भरोसा तो था कि उससे यूरोपीय देश नाराज हैं, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूरोप और नाटो के सदस्य देशों के नेता उस पर इतना तीखा पलटवार करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी आक्रामक विदेश नीति। ईरान पर सैनिक कार्रवाई हो या फिर रूस यूक्रेन जंग को लेकर बदलते हुए उनके बयान, चीन से लेकर मध्य पूर्व तक शक्ति संतुलन की नई राजनीति गढ़ते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। कभी ट्रंप युद्ध खत्म होने का दावा करते हैं, कभी युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, कभी नई सैनिक चेतावनी देते हैं। समर्थकों का कहना है कि ट्रंप ताकत की भाषा समझते हैं और उसी में जवाब देना चाहते हैं। ट्रंप इस बात को खुद मानते हैं कि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, और अब तो ये सारी लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर ठहर गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस ईरान ने इस युद्ध में अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ईरान के पास परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन उसने युद्ध में हॉर्मुज का इस्तेमाल ऐसे ही किया है जैसे कि कोई न्यूक्लियर बम हो। जैसे न्यूक्लियर बम गिरने से कोई देश तबाह होता है, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के कई देश प्रभावित हुए हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं हॉर्मुज से तेल कैसे निकलेगा ये मैं अब और लोगों पे छोड़ देता हूँ, पर प्रॉब्लम तो आपने खड़ा किया। उसके बाद कहते हैं इसको सुलझाने में मैं कोई रोल नहीं प्ले करूंगा। तो ऐसा है तो फिर जो उनकी यूरोपियन अलाइज है वो कहेंगे कि अगर हमारा इंटरेस्ट यहाँ से ऑयल लेना और आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम आगे आपके साथ खड़े हों या नहीं। और जो उनके गल्फ के अलाइज हैं, जो अरब देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका उनको निर्यात बहुत जरूरी है उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, वो अगर नहीं कर पाएंगे और के देखते हैं कि अमेरिका उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और उसी तरह जो उनके पैसिफिक में एलाइज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि विश्व के स्तर पे
इस नीति से अमेरिका जरूर कमजोर होगा। ट्रंप के एक फैसले की वजह से अब तक दुनिया के कुल 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो गया है। यूएन शिपिंग एजेंसी बता रही है कि युद्ध के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में 3,200 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा नाविक भी हैं। फंसे हुए जहाजों में मुख्य रूप से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के टैंकर शामिल हैं। इस स्ट्रेट के बाधित होने से दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थ, दवाएं और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति और कीमत पर असर पड़ा है। I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourself. ट्रंप का सार यह है कि जिसका तेल हॉर्मुज के रास्ते आता है वो जाकर उसे खुलवा ले, क्योंकि अमेरिका के पास भरपूर तेल है। ट्रंप भले ही अब ये सब कह रहे हों, लेकिन ट्रंप इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध के पहले तक सबके लिए खुला हुआ था। 28 फरवरी को ईरान पर यूएस ने हमला किया था और ईरान ने इस समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था।